अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स। इन वेन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बज़ाहिर ये एक टॉपिक अमूमी टॉपिक नहीं लगता और एक यानी ऐसी कॉमन तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन ये वो मसला है जो कि कॉमन मैं इस तरह से कहूँगी क्योंकि प्रोफेशन के हिसाब से ये एक कॉमन मसला है। अगर हम देखें तो ये स्टैंडिंग जनरेशन डिजीज़ है, यानी वो लोग जो ज़्यादा खड़ा रहने का काम करते हैं, जैसा कि हेयर ड्रेसर होते हैं, जैसा कि आप देखें कि एयर होस्टेस होती हैं, इसी तरह से बहुत सारे वर्कर्स जो खड़े होके स्टैंडिंग यानी पोजीशन में उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, ये उनकी डिज़ीज़ है, या यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर जनरेशन की डिज़ीज़ है। बिकॉज़ ये कि 20 से 30 साल के दौरान के जो लोग हैं वो फुली कंप्यूटर जनरेशन है और इस पे काम होता है, तो मुस्तकिल सिटिंग पोजीशन में रहना भी इसी प्रॉब्लम को जनरेट करता है। तो इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि इस तरह से जब होता है और मुस्तकिल कोई सिटिंग पोस्चर में रहे या स्टैंडिंग पोस्चर में रहे तो वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम देखने में आता है। वेरिकोज वेन्स क्या है? ये लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे पाँव पे दिखती हैं ये, और इस हवाले से हम मुकम्मल तौर पे आपको पूरी अवेयरनेस देंगे। अभी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में डॉक्टर समीना साइमी, और ये होम्यो एक्सपर्ट हैं, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हैं। 25-30 साल का एक्सपीरियंस है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त अपने फील्ड में कम्पिटेंट हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना कि आपने इतनी गर्मी में हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे लिए आई, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स इनको कहा जाता है, ये क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने बुलाया, आपकी मोहब्बत में मैं आई जी। बहुत अहम टॉपिक है न्यू जनरेशन का, वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स को अगर आप समझें तो ये आपकी जो वेन्स हैं, वेन्स जो हैं वो आपका अनप्योरीफाई जो ब्लड होता है उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। सही। तो वो जब अपने उसमें डायलेशन आ जाती है, यानी उसके लचक में कमी हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जब कम होती है तो वो डायलेट हो जाती हैं और स्किन के अंदर ही वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, ट्विस्ट कर जाती हैं, जो देखने में तो शुरू में बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में जब इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो ये मेडिकल कंडीशन भी हो जाती है, सिम्टम्स भी इसकी आ जाती हैं, यानी प्रॉपर एक डिजीज बन जाती है। ये शुरू में देखा जाए तो वैसे ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है जिसको आप कहें टेस्ट करवाएं, ये करें, आप सीरियस हो जाएं, लेकिन ये आपको एक खतरे की तरफ लेके जा रही है, आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको अवेयर होना है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स आपके फुट पे, लेग्स पे, काफ मसल्स पे नज़र आना शुरू हो गई हैं। ठीक, सही। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर समीना ने बताया कि ये एक रिस्की जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर जाता है या इसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं तो डेफिनेटली ये थ्रेटनिंग हो सकता है। अब जो साइट्स इन्होंने बताई कि जिस तरह से होता है, ये पाँव पे नज़र आती हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है। इसी तरह काफ मसल्स यानी पिंडलियों के जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, इन पे नज़र आता है, और इसी तरह से ये हमारी यानी तमाम जो टांगें हैं इस पे ये प्रोमिनेंट तौर पे ये रगें जो हैं वो उभरी हुई महसूस होती हैं, और बाकायदा जो है इनका ब्लूइश इन नेचर होती हैं, यानी कि नीला सा रंगत होती है। और इस तरह से स्पाइडर वेन्स इनको वैसे भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मकड़ी का जाला होता है, उस तरह की वेब सा बना होता है, इस तरह से नज़र आती हैं देखने में, तो इसको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। और ये कंडीशन ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है, जैसे अभी बताया कि डायलिटेशन हो जाती है और ये प्रॉपरली ब्लड का जो फ़्लो है वो अगर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से होता है। थोड़ा सा आपको जो है स्लाइड साइज का पैथोफिजियोलॉजी बताती चलूँ कि इसमें जो है कि हमारे चूँकि स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं और एक एजुकेशनल हमारा ये प्रोग्राम है, तो इसमें आपको ये बताती चलूँ कि होता क्या है कि एक वेल्व होता है हमारी लेग्स में जो जनरेट करता है एक जगह से दूसरी जगह ब्लड फ्लो को। जब वो ब्लड यानी बैक की तरफ आना शुरू होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिटेंशन होनी शुरू होती है, और उसका प्रॉपर फ्लो जब नहीं हो पाता तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होने लगती है। वो सोजिश जब होती है या ब्लड एक जगह पे जमा होना शुरू होता है
तो वो खून जमने की कंडीशन होती है और उसकी वजह से ये जो रगें हैं वो उभरी हुई और नज़र आना शुरू हो जाती हैं और बाकायदा तौर पे उनका स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। मज़ीद हम इसके बारे में बातचीत करेंगे टाइम टू टाइम और अपनी डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं समय ये वैसे ना होती क्यों है जर्नली, ज़रा हमें बताइएगा कि आम तौर पे जैसे होता है ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के वैसे ही आम लफ्ज़ों में ज़रा बताएं कि किस वजह से हो जाती हैं। जैसे हम अगर कहें कमर दर्द की बात करें तो कहते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे झुके और एकदम से बहुत सा वज़न उठा लिया तो बैक में पेन हो गई, ये भी एक वजह होती है। इस तरह वेरिकोज वेन्स की क्या अमूमी वजूहात हो सकती हैं? जो वेरिकोज वेन्स की पहली वजह है ना वो ओबेसिटी है, सही। ओवरवेट। अच्छा। अब वेरिकोज वेन होती कहाँ है? आपके फुट पे है, आपके पिंडलियों पे है। अब वो लोग जैसे आपने बताया कि जिनकी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज्यादा है, जैसे टीचर्स हैं, Exactly. उन्हें 4-4 5-5 घंटे कॉन्टिन्यूसली खड़े होना पड़ता है। शॉपकीपर्स हैं, वार्डन्स हैं, ये जो एग्जैक्टली ये इनको अब इनको प्रिकॉशंस लिए ऐसे सॉक्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनकी जो सर्कुलेशन है वो इतना फ्लो ना करे, उनको ये मसला ना हो, प्रेशर स्टॉकिंग्स जिन्हें कहा जाता है। पहला इसका रीजन है आपका ओवरवेट होना। नेक्स्ट इसका रीजन है आपका जैसे स्टैंडिंग पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन में मोर देन 5 आवर आप रहें तो वो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं आपके वेन्स के ऊपर। उसके बाद प्रेगनेंसी बहुत अहम, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी पेशेंट्स को वेरिकोज डायग्नोज हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि एक तो उनके ऊपर फीटस का वेट है, ठीक है, उसके बाद फीटस जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर उनका लेग्स की तरफ जाएगा, फुट की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ओडीमा फील होता है, उन्हें लेग्स में स्वेलिंग फील होती है, पेन फील होती है। अगर एक कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसके साथ वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहती है, कई आवर्स खड़े होके वो किचन में काम कर रही है, अपने घर के काम कर रही है, तो उसकी जो वेन्स है इसमें प्रेशर क्रिएट होगा और उसको वेरिकोज वेन्स होंगी। एक रीज़न इसकी प्रेगनेंसी भी हो गया, स्टैंडिंग पोजीशंस भी हो गई, यही इसकी उमूमी वजूहात हैं। अभी जैसे आपने प्रेगनेंसी का बताया, इसमें जैसे कि पेशेंट्स ग्रेजुअली जब प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो अनीमिक भी हो जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अनीमिया भी इसकी कॉज हो सकती है? जी बिल्कुल, डायरेक्ट कॉज तो इसको अनीमिया को नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से भी अनीमिया हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे अभी आपने बताया कि इसका ताल्लुक ब्लड सर्कुलेशन से ही है। वो ग्रेविटी की वजह से जो हमारे वॉल्व अल्लाह पाक ने लगाए हैं वेन्स के अंदर, जो ब्लड, क्योंकि ये ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ जाना है, सही, जब जब ये ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो प्रेशर लेता है ना ग्रेविटी की वजह से। बिल्कुल। और जब वो वॉल्स इतने प्रेशर नहीं बेयर करते तो वो रप्चर्स होते हैं और फ्लो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के नीचे खूबसूरत सी आपको वेन्स नजर आती हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी मजे की बात बताऊं कि पहले तो लोग ना इसको खूबसूरती की अलामत समझते हैं। अच्छा। कि देखो जी स्किन के नीचे सबज सबज सी वेन, इतनी प्यारी है, इतनी प्योर स्किन है। इतनी प्योर स्किन है, लेकिन ये दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन, कि जब आपको, लेकिन ऐसे ना कहीं ना सभी लोग परेशान हो जाएंगे इस तरह से। इसमें सब पूरी बॉडी का नहीं है, जिनके फेस पे नजर आ रही है वो खूबसूरत हैं, जिनकी नेक पे नजर आ रही है वो खूबसूरत है, जिनकी ओनली आपको अपने लेग्स पे पाँव पे नजर आना शुरू हो तो ये उसकी इनिशियल स्टेज है। ठीक है, उसके बाद जब उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है, उसके बाद वो थर्ड स्टेज पे जाके वेरिकोज वेन बनती हैं। फर्स्ट 2 पे तो बस ये डिस्कशन ही होती है कि ये क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। और इसमें एक और बड़ी मजे की बात ऐड करूंगी, इसमें बहुत सी फीमेल आके ये भी कहती हैं मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, नील पड़ने लगे, रगे नील हो गई। हाँ, नील टाइप का भी जो है वो देखिए जब पेशेंट्स बताते हैं, थर्ड से फोर्थ स्टेज पे जाता है ना तो वेन्स रप्चर्स होने लग कंट्यूजन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन ब्लू होने लग गई है, हो जाती है, लेकिन ये गैंग्रीन से डिफरेंट होता है। जिस टाइप में आपका गैंग्रीन की स्किन हो जाती है ना, हार्ड हो जाती है, ब्लू हो जाती है, आपको मूव करने में मुश्किल हो रही होती है, ये भी वैसी ही होती है। लेकिन गैंग्रीन आपको पता है कि लाइफ ठीक है ना, और लेकिन ये इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग इसकी कंडीशंस नहीं होती। सही हो गया। जैसा कि आपने बताया कि एक तो ये कि बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं रगें सारी और सूजी हुई महसूस होती हैं और ट्विस्टेड होती हैं स्टार्टिंग में, आपने बताया बिल्कुल, और ये वज़न उठाने की वजह हो सकती है। इसी तरह से आपने बताया कि ये प्रेगनेंसी में हो जाता है, ओबेसिटी इसकी वजह है, और इंक्रीज प्रेशर जो होता है, और वो डेफिनेटली एक पोस्चर में रहने से प्रेशर बन जाता है और इस तरह से होता है। बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। और होता क्या है कि टांगों की जो रगें हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। सही, डेफिनेटली ये चीज़ तो हमारे नाजरीन को पता चल चुकी होगी कि वेरिकोज वेन्स एक्चुअली हैं क्या।
अब इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट करके आप बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जब वेरिकोज वेन्स किसी को होती हैं तो क्या अर्ली साइंस होते हैं या कौन से साइंस हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें पता चलता है ये वेरिकोज वेन्स हैं? यस, जो इसकी इनिशियल स्टेज की अर्ली सिम्टम है वो ये है कि आपको पेशेंट को फील होता है रात के टाइम स्पेशली, हाँ। जब वो बेड पे जाती है तो उसको पाँव के अंदर दर्द फील होता है। सही। और वो उसको बड़ी रेस्टलेस सी फीलिंग होती है, वो मूव करना चाहती है। पेशेंट चाहती या चाहता, ये मोर ज्यादातर औरतों में होता है। फीमेल्स में ये फीमेल प्रोन है। यस, क्योंकि मेल में बस उसी में होगा जिनका इनका यानी टीचर है कोई या कोई जिसका स्टैंड ऐसा कोई काम है, लेकिन फीमेल बेचारियां किचन में जा रही हैं, अपने सारे काम कर रही हैं, उनको ये ज़्यादा मसला होता है। और जब वो बेड पे जाती हैं तो उनको इनिशियल स्टेज पे उनको पेन स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज पे जब वेन्स थोड़ी सी फूली हुई नज़र आती हैं तो देन भी उनको हल्की सी पेन या रेस्टलेस होती है। थर्ड स्टेज पे उनको पेन होती है, उनको ईचिंग होती है और उनका दिल चाहता है उसको खुजाएं या उसको इतने जख्म बना देते हैं पेशेंट्स। वो लास्ट स्टेज में फिर वो उसमें भी ये हम प्रिकॉशंस बताते हैं कि अगर आपको ईचिंग हो रही है तो आपने डायरेक्ट अपनी स्किन को ईच नहीं करना, आपने कोई ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल ही लेना अच्छा है स्किन के लिए, उससे हल्की हल्की सी मिसाज करके उससे आपने ईच करना है, यानी खारिश आपने डायरेक्ट नहीं करनी। और नेल्स से तो बिल्कुल भी नहीं ना। नेल्स आपका क्योंकि वो अब सेंसिटिव हो चुकी हैं, उनके अंदर से इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, वो ट्विस्ट हो चुकी हैं, वो उभर के बाहर आ चुकी हैं, आप उनको खारिश करोगे तो वो रप्चर हो सकती हैं। वो रप्चर बाज दफ़ा तो ब्लीडिंग बाहर समझ आ जाती है, लेकिन बाज दफ़ा अंडर स्किन होती है जिसको आप कहते हैं कि आप पे जादू हो गया है, नील पड़ गए हैं, क्योंकि वो आपकी खारिश की वजह से रप्चर हुई हैं वेन्स और उसका ब्लीड अंदर ही वो कर गई हैं। तो मोस्टली नाज़रीन ये सुपरफिशियल होती हैं, यानी हमारी सतही जो जिल्द है उसके नीचे नज़र आती हैं और डीप नहीं होती हैं इतना। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि स्टेजेस इसकी ज़्यादा होती जाती हैं तो क्या होता है कि ये डीप जाती हैं इसकी जो वेन्स हैं और फिर प्रॉब्लम जो है वो एक्सीड कर जाती है और थ्रॉबिंग महसूस होती है, सेंसेशन, क्रैम्पिंग भी होने लगती है। यस, क्रैम्पिंग इज एन इनिशियल, क्योंकि तभी पेन होती है ना। स्टार्ट में पेशेंट को यही होता है, क्रैम्पिंग फील होती है कि बहुत से लोग डॉक्टर साहब बर्निंग का भी कहते हैं ना जी, वो जलन होती है बहुत ज्यादा। थर्ड से फोर्थ स्टेज में पेशेंट को जलन भी होगी, इचिंग भी होगी, रेस्टलेसनेस भी होगी। स्किन कलर भी चेंज हो जाता है? जी, स्किन कलर बिल्कुल चेंज होता है। लास्ट स्टेज एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज में स्किन कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में तो बस वेन्स आपको स्पाइडर की तरह फैली नजर आएंगी, फिर वेन्स उभरी भी नजर आएंगी। यहाँ तक लास्ट में उठने बैठने से भी कहते हैं कि जब दर्द महसूस करते हैं पेशेंट। जब आपका फोर्थ स्टेज आता है इसका तो पेशेंट को उठने बैठने से पेन फील होता है और बहुत रेस्टलेस होता है। और बाज दफा तो पेशेंट कहेगा कि हम मुझे डंग लगने जैसा दर्द है, बाज दफा कहेगा बहुत बर्निंग है, डिफरेंट किस्म की नेचर ऑफ पेन। यस, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि डिफरेंट यानी सिचुएशंस में डिफरेंट तरह की दर्द होती है, डिफरेंट सेंसेशंस होती हैं, कहीं बर्निंग है तो कहीं उनको खारिश हो रही है। तो होम्योपैथी इस हवाले से क्या कहती है? अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हो गए और उसको बहुत ज़्यादा जलन है तो वो कौन सी मेडिसिन है जो बेहतरी की तरफ ला सकती है उसको? जी डॉक्टर साहबा, होम्योपैथी आपको पता है कि आपको पीछे कभी नहीं छोड़ती है। जब आपका जिसका इनिशियल स्टेज है तो आपको नो ट्रीटमेंट, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, आपको उसको वहीं पे रिवर्स करना है। बिल्कुल। लेकिन जब थर्ड स्टेज आ जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि ये वेरिकोज वेन हैं, तो फिर हमारी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। उसमें कलकेरिया फ्लोर है, कलकेरिया कार्ब है, लेक्सिस है, पल्स्टीला है और बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो उसमें मिलीफोलियम भी है, हिमामेलिस भी है, जो आपको अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स सेल्फ मेडिकेशन जैसे डॉक्टर साहब नहीं करनी। मैं यही कहने वाली थी कि डॉक्टर साहब बहुत ही सादा मेडिसिन का आपको बता रही हैं और डेफिनेटली इन सब में जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिफाया असरात हैं और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये कि ये खुद से यूज़ नहीं करनी है और बहुत ही अच्छे से मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके आप फिर मेडिकेशन करवाएं तो डेफिनेटली क्योर कर जाते हैं। एपिस मेलिफिका, वो जब आपके पास पेशेंट आता है वेरिकोज वेन का और वो कहता है जी मुझे डंग लग ले जैसे दर्द है, जैसे अभी मैं ठीक बैठा था ऐसे किसी ने डंग या प्रिकिंग सेंसेशन होती है जैसे सुई चुभ गई हो ना एकदम से, तो वो उसमें आपको आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करेगी। जब आपको जलन के साथ पेशेंट आया है, बिल्कुल, जब डंग लगने वाला दर्द है तो एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करेगी। सही।
अच्छा नाज़रीन, एडिशनली एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, बहुत सारी मेडिसिन में जहाँ कलकेरिया कार्ब का हमारी डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया, तो कलकेरिया कार्ब वो मेडिसिन है कि पेनलेस होती है कंडीशन, पेशेंट को फील ही कुछ नहीं होता, लेकिन वेरिकोज वेन्स मौजूद होती हैं वहाँ। कलकेरिया कार्ब जब देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, और स्पेशली अगर वो ओबीज भी हो तो, और खूबसूरत भी हो तो सही हो गया। अच्छा जी, अब मज़ीद इस पे बात करते हैं। वैसे तो आपने बताया कि ये कहाँ होती हैं और जिस्म के किन हिस्सों को मुतासिर करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाजरीन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताइए कौन से वो पार्ट्स होते हैं कि जिनको ये ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वैसे तो जो अपर जो लिम्स हैं उसमें बहुत रेयर देखी गई हैं। लोअर लिम्स जो हैं आपकी टांगों में, आपकी पिंडलियों में, आपके फुट पे, पैरों पे, ज्यादातर जितने भी पेशेंट्स हैं वो काफ मसल के हैं, काफ मसल के बहुत ज्यादा पिंडलियों के हैं। तो उसमें फिर उनको उसमें जितने भी हमने पेशेंट देखे उसमें ओबीस थे। बहुत रेयर पेशेंट आए हैं जो स्किनी हैं, पतले हैं, और उनको वेरिकोज वेन्स भी हैं। उसकी वो रीजन भी है ना डॉक्टर साहिबा के ये फैमिली हिस्ट्री में जिनके है, जेनेटिक्स, राइट, वो डेफिनेटली वो फिर मोटे हों या नहीं हो। यस, ये जेनेटिक्स में जब आपको आता है कि आपकी मदर के, आपकी नानी नाना, उनकी वेन्स नेचुरली ही डायलेट हैं या बहुत ही नाजुक हैं कि वो आपके ब्लड का प्रेशर नहीं कर रही हैं, तो वो आपको, क्योंकि उनके जीन्स में है, जीन्स में है, तो आपको खतरा है। तो ऐसे लोग जिनके जेनेटिक्स है तो आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। सही। आपको वॉक करनी है, आपको योगा करना है, आपको डाइट मेंटेन रखनी है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जहाँ आपने हमें ये बातें बताई डॉक्टर साहब, जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जनरेशन जो कंप्यूटर जनरेशन है, ये उसका प्रॉब्लम है, और इसी तरह से स्टैंडिंग पोस्चर का और सिटिंग पोस्चर का बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए कि जिनका मुस्तकिल इस नवैयत का काम होता है कि उनको क्या करना चाहिए, जैसे 1 घंटा मुस्तकिल अगर बैठे हैं तो उस दौरान में वो क्या करें कि जिससे जो है वो इस सर्कुलेशन को बेटर कर सकें और उनको ये पोस्चर जो है वो प्रॉब्लम नहीं करे। उसमें ये देखें, अब जिनकी जॉब है, नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उनको खड़े होना है या बैठना है, तो वो अगर जैसे लेक्चर आपका 40 आवर्स का है तो उसके बाद ज़रूर बैठें, अपनी लेग्स को थोड़ा मूव कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, या लेक्चर के दौरान थोड़ा सा वॉक कर लें। बिल्कुल, लेक्चर के दौरान भी थोड़ा सा वॉक करते हुए। ये तो हो गए टीचर्स, ये तो टीचर्स, वार्डन्स तो वॉक करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत चल रही है, लेकिन ये कि आपको डिस्टर्ब करूंगी, और नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके साथ मौजूद डॉक्टर हुमा चिश्ती, और बात कर रहे हैं हम हेल्थ स्पेशल में वेरिकोज वेन्स के हवाले से। अभी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर समीना के साथ, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे कि टीचर्स जो हैं वो ड्यूरिंग अगर सेशन उनका चल रहा है उस दौरान में थोड़ी वॉक कर लें, बेटरमेंट आ जाती है। इसी तरह से यानी कि घंटे का अगर किसी का काम है तो वो 20 मिनट्स के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा मूव कर ले, और ये चीज़ जो है वो बचा सकती है हमें वेरिकोज वेन्स से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे वेरिकोज वेन्स हैं, कहा जाता है ये एक जमालियाती मसला भी है, क्या ऐसा है, ये सच है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। आपके जो वैसे तो पिंडलियाँ छुपी होती हैं लेकिन फिर भी ये आपके हुस्न में ही कमी करती हैं, नज़र आ रही हैं, बुरा लग रहा है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको ये कुछ ख़राबी नहीं देती हैं, कोई सिम्टम्स नहीं देती हैं, या आपकी लाइफस्टाइल को इतना हार्ड नहीं कर देती हैं। सही। तो इसको इतना ज़्यादा इसकी परेशानी की बात नहीं है। हुस्न थोड़ा ख़राब होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये भी सुना जाता है कि सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्या ऐसा ही है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है। जब इसकी लास्ट स्टेज 5th-6th स्टेज पे जाते हैं, जब कम्प्लीटली वेन्स जो हैं वो रप्चर्स हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर जाती हैं। अच्छा। तो उनको सर्जरी करके उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा खत्म हुई उसको निकाल के तो स्टिच दोबारा रिमूव कर दिया जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है और लास्ट स्टेज पे जाके होता है, बहुत कम इसकी ज़रूरत फील होती है। लेकिन अगर हो ऐसा तो सर्जरी से भी इसको क्योर किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा साहिबा, यहाँ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ को डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट होते हैं। तो वेरिकोज वेन्स के हवाले से भी कोई टेस्ट हैं कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि किसी को ये प्रॉब्लम है? जी, वेरिकोज वेन के लिए सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, और डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा आपको। जब आपको पेशेंट आता है, आप देखते हो, टच करके देखते हो कि उसकी मोटाई कितनी है, कितने ट्विस्ट आए हुए हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है किस स्टेज का है। क्योंकि अमूमन 3 मिलीमीटर तक वो कहते हैं कि इसकी हो जाती है मोटाई इसकी।
तो उसके बाद इसका लैब टेस्ट होते हैं जिसके अंदर डी डाइमर है। वो जब आपका ये जो वेरिकोज वेन्स हैं जब ये डीवीटी की तरफ जाने लगती हैं, अच्छा, ठीक है, तो वो उससे आपको पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर कोई क्लॉट तो बन नहीं रहा या ऐसा कुछ। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, वो भी आपके ब्लड फ्लो को एग्जामिन करती है, पूरी लेग्स का जो है वो सर्कुलेशन आ जाता है, सर्कुलेशन आ जाता है कि कैसा है, ठीक है। उसके बाद उसके जो टिश्यूज हैं, आपकी वेन्स के जो आउटर टिश्यूज हैं, उसकी इलास्टिसिटी यानी उसमें कितना दम है या उनमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, तो इस तरह अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। उसके बाद फिर अगर आपका स्वेयर कंडीशन आ जाती है, डीवीटी की तरफ आप जाने लगते हैं, तो वो फिर उसके ज़्यादा टेस्ट हैं जैसे MRV, ये भी करवा के चेक किया जाता है कि आपका डीवीटी की तरफ तो नहीं डायग्नोज हो रहा, या कहीं पर कोई क्लॉट तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बताती चलूँ, ब्रिटिश जर्नल के मुताबिक जो है वो कहा जाता है कि दिस प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू विटामिन के, यानी विटामिन K2 की जो कमी है उसकी वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम सामने आती है वेरिकोज वेन्स की। तो यहाँ बात आ जाती है विटामिन्स की और फूड की। इस हवाले से बात करते हैं हम अपनी डॉक्टर साहिबा से। तो डॉक्टर समीना, जैसा कि विटामिन्स के हवाले से बात की कि विटामिन K2 जो है वो उसकी कमी की वजह से कहा जाता है कि ये चीज़ सामने आती है। क्या कोई ऐसी खुराक है कि जो कि बेटरमेंट कर सकती है इस प्रॉब्लम में? इस हवाले से हमें गाइड करें, कौन सी खुराक लेके इससे बचत होगी? जी डॉक्टर साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में जैसे अभी आपने बताया कि विटामिन के क्या करता है कि हमारी जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग को बढ़ाता है। ये नहीं कि उसकी अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वो आपको डीप वेन उसमें लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी फूड लेते हैं, सिट्रस फूड लेते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर विटामिन सी है रिच, वो आपको इससे बचाएगा भी। शुरू से अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेज पे तो विटामिन सी रिच फूड लो जिसके अंदर ब्लूबेरी है, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, चेरीज हैं, जिसके अंदर आपका ग्रेप्स हैं, एवोकेडो है। अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जिनको अवेलेबल है, बस हमें नहीं है, बाकी तो बहुत ज्यादा जगह पे अवेलेबल है ये तमाम फूड जो है। और क्योंकि आपको पता है कि वेन्स की इलास्टिसिटी कम होती है तो उसमें प्रोटीन वाली फूड भी आपकी मदद करेंगी। क्या नहीं आ जाते हैं, हाँ, क्या नहीं खाना, वही जो मैं हर वक्त बताती हूँ। हाँ जी, ये जरूर बताएं हमें कि क्या नहीं खाना हमने। जो क्योंकि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये यंग जनरेशन की बीमारी है, 20 से 30 साल के लोग इसमें सफ़र करते हैं। 20 से 30 साल के लोगों का मशरूब जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा जो है फिनोमिना है। 20 साल से पहले वाले भी बस थोड़ा बहुत ले लेंगे, 20-30 साल के बाद वाले भी, ये एज के लोग बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, बहुत जंक फूड लेंगे, और अपने खाने पीने की टाइमिंग का कुछ नहीं, यहाँ तो सारा दिन भूखे, यहाँ पे खाने पे आए तो बस एक दफ़ा ही ऊंट की तरह काफ़ी ज़्यादा खा पी लिया। तो ये रीजंस भी होते हैं आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपकी वेन्स के ऊपर प्रेशर होगा। देखिए ये अब एक आम एक चीज़ आपकी ही बात से जो है वो मजीद गाइडलाइन मिल गई कि बीपी भी नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बीपी भी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे एक बैलून है, उसमें आप एक कैपेसिटी के पानी भरेंगे, ज्यादा भरते जाएंगे तो फट जाएगा ना। सेम जैसे हमारी वेन्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, बेशक वो हमारे ओवरवेट होने की वजह से है, हमारे ब्लड के फ्लो की वजह से है, हमारी डाइट की वजह से है, किसी वजह से भी ओवरवर्किंग की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको वेरिकोस वेन होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे कि जिन चीज़ों से हमने परहेज करना है उसमें शुगर भी कहा जाता है। देखिए चीनी तो वैसे ही जहर है, मैं तो वैसे ही बताती हूँ 3 तरह के जहर हैं। 3 वाइट पॉइजन, हाई सॉल्ट, हाई सॉल्ट, शुगर एंड फ्लोर, वाइट फ्लोर, 3 वाइट, उसमें शुगर भी है। तो इंक्रीज अगर आप अपने फूड में ऐसी चीजें लेंगे जो बहुत शुगरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये कि ग्रीन वेजिटेबल्स के हवाले से कहा जाता है कि ना खाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा डॉक्टर साहब इसमें विटामिन मिनरल्स है या क्या वजह है? डॉक्टर साहब इसमें विटामिन के है, वही ना स्पिनच में हमें चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन उसमें हाई सॉल्ट इसलिए कहा जाता है कि आपको पता है जो रूट्स में है उसमें बहुत ज्यादा, उसके भी मेथड है, बिल्कुल उसके मेथड है कि उसको आप
बहुत ज्यादा वॉश करें। सही, ठीक बिल्कुल है, उसको सही। काटने के बाद फौरन लें और उसको काटें और बाद में वॉश करें, नहीं। आप जब लेके आते हैं उसको उसको सोक कर पहले दें। सोक करें हाफ आवर 1 आवर के लिए, 2 से 3 दफा उसे वॉश करें, उसके बाद लें। उसमें विटामिन के है, लेकिन अगर आपके जो जनरल मेथड्स हैं, आप लाए काटे, तो उसमें हम कहेंगे कि आप ना ही खाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप हमें ये भी बताएं कि इसमें जो है हमने बात की कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, यानी कि कौन से वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं जो कि पेशेंट को करवाए जाएं तो उसके लिए बेटरमेंट हो सके। जैसा कि अभी अब मैंने बार बार जिक्र किया कि वजन उठाने के हाँ, हवाले से, इसी तरह की और कौन सी बातें हैं? जी बिल्कुल। अब ताकि आपको बचाया जा सके, या अगर आपको वेरिकोस वेन हो गई है, तो सबसे पहले अपना वेट मेंटेन रखें। सही। अपना BMI के मुताबिक अपना वेट मेंटेन रखेंगे तो वेरिकोज नहीं, इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बचेंगे। उसके बाद रेगुलर वॉक। अच्छा, बहुत डॉक्टर साहब एक मिसकंसेप्ट है, लोग ये कहते हैं नसें फूल चुकी हैं, प्रेशर आ रहा है, चलना नहीं है, अब कहीं साकेत हो गए बैठ जाएं, ये कहीं फाटी ना जाए। बिल्कुल सही बात हाँ, है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको वॉक करनी है, 2 मील तो जरूर करें रोज, बिकॉज सर्कुलेशन आपकी खराब है, खराब है, ब्लड को रोके रखेंगे तो वही तो काम खराब होगा। आप जितना चलेंगे उतनी सर्कुलेशन अच्छी होगी, उतनी ये बेहतर होंगी, ये इसकी स्टेज बढ़ेंगी। देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे ये रिवर्स भी हो जाती है। सही। ठीक है, लेकिन जब ये 4th स्टेज पे चलेगी, जब मोटी मोटी निकल आई ट्विस्ट हुई, तो उसको रिवर्स करने के लिए फिर आपको जख्म बनने शुरू हो गए हैं तो कौन फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो उससे बचाने के लिए आपको अच्छी डाइट, आपको एक्सरसाइज, आपको हल्के हाथों से मसाज। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी है तेज मसाज करेंगे शायद ये कोई अंदर घुस जाएंगी, ऐसा कुछ एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। ये रप्चर हो सकती है। सही। अगर आप ज्यादा मसाज करोगे, हार्ड मसाज करोगे, ये रप्चर हो सकती है, तो आपको लाइट मसाज करनी। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि बेली ये जो बल है, यानी उल्टा लेटना जो है वो भी नुकसानदेह होता है। हाँ जी, देखो सारा लेग्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। एक ये चीज भी है, और इसी तरह से इनकी लेग्स एलिवेशन के हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। जिस वक्त आप रात को जाते हैं ना अपने बेड के ऊपर, तो उस वक्त पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ये सिम्टम्स आती हैं। एग्जैक्टली, जैसा आपने बताया कि रात में ये बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें आपने अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा तकिया कुछ रख के थोड़ी देर उसे ऊंचा करके रखना है। ठीक है, ताकि सुबह तक आप जब उठेंगे तो आपकी वो स्वेलिंग और डीमा सब ठीक हो चुका होगा। और दरमियान में भी जब आप जो भी काम करें, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप किचन में हैं, तो थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाएं, थोड़ी देर लेट जाएं, अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर करके रखें, तो इससे भी आपको बेहतरी होगी। जो भी आप काम कर रही हैं उसको कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा ना लेके जाएं कि प्रेशर इंक्रीज हो। और सेम इस तरह टीचर्स भी और सब अपना थोड़ा थोड़ा सा उसमें ब्रेक दें। बिल्कुल नाज़रीन, बल्कि इस तरह से करें कि दिन में कम से कम 3 दफ़ा ऐसा करें कि 15 मिनट के लिए आप लेग्स को एलिवेट इस तरह से करें कि वो हार्ट लेवल के बराबर हों। इतना जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होगी, कोआगुलेशन नहीं होगी और क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लॉटिंग ही है जो पेचीदगियों की तरफ जाती है और पेशेंट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। तो इस हवाले से अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहबा रिस्क फैक्टर्स के हवाले से। कुछ चीज़ें रिस्क फैक्टर्स होती हैं जो ट्रिगर कर देती हैं इस प्रॉब्लम को, उसमें जैसे फीमेल होना एक ट्रिगर है। मतलब जैसे आपने कहा ये प्रोन है फीमेल्स में ना, तो अगर कोई फीमेल है इसको ज्यादा चांसेस होने के, दैट इज ट्रिगर पॉइंट। इसी तरह ओबेसिटी का आपने बताया, और मजीद जो है इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो जाती है। जी जी डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज करना करना है, इस हवाले से जरा हमारे पेशेंट्स को, हमारे नाज़रीन को, चुके हैं लेकिन फिर बताते हैं आपको। स्मोकिंग है उसको हम भूल गए हैं ना। यस, स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक जो है, बिल्कुल अल्कोहल का इंटेक आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं, स्मोकिंग इसको ट्रिगर कर सकती है, और आपका जो लग्जरी सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको कर सकता है। फीमेल होना सबसे मजे की बात थी आज। और उसके बाद वो पिल्स भी जो होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके हवाले से भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, उसका भी एक्सेस यूज करना अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पूछे बगैर, तो वो भी इसका एक रीज़न हो सकती है। सही। अच्छा, वार्निंग साइंस क्या होते हैं इसके, यानी कि ऐसे साइंस आने लगें तो हम परेशान हो जाएं या हम कहें कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास ज़रूरी जाना चाहिए हमें, वो गाइड कीजिए। जिस वक्त आपकी 3rd स्टेज आती है उस वक्त ये आपकी वार्निंग साइन ही है। ये नहीं कि फूल गई है 3 mm के मुताबिक फूल गई है और आपको खुद लग रहा है कि स्नेक की तरह। जिनकी बड़ी पतली सी स्किन होती है बड़ी प्यारी भी लग रही होती है जिनकी पतली स्किन है, लेकिन जब वो एक भी ट्विस्ट आ गया उसके अंदर,
आपको बर्निंग सेंसेशन आ गई, आपको किसी वक्त उसमें पेन भी होता है, और रात को आपको बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत रेस्टलेस है, आपका दिल चाह रहा है टांगें कोई मैं हिलाऊं, मूव करूं उसको तो मुझे इजी लगेगा, तो ये वो स्टेज है जिस पे आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। वो आपका एग्जामिनेशन करेंगी, अगर कोई लैब टेस्ट की ज़रूरत है वो करेंगी, अगर कोई एक्सरे की ज़रूरत है, डॉप्लर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है वो करेंगी। तो उस पे आपको यही आपकी वार्निंग साइंस हैं, जब आपको एक तो नज़र आए और उसके बाद आपको सिम्टम भी देने लग गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रिस्क फैक्टर्स की जब बात कर रहे थे तो क्या जैसे अक्सर ये भी देखते हैं कोई लेग इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद भी इसके चांसेस होते हैं वेरिकोज वेन्स के होने के? जी बिल्कुल, लेग इंजरी के बाद भी वेरिकोज वेन हो सकती है। डिपेंड करता है कि इंजरी कैसी हुई है, उसमें वेन्स डैमेज हुई हैं, डिप्रेस हो गई हैं, तो कोई क्लॉट आ गया है, क्लॉट आ गया है, उस वजह से भी हो जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस इसमें डीवीटी है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन ही है, बिल्कुल वेरिकोज वेन की कॉम्प्लिकेशन ही है डीवीटी। और डीवीटी फिर जो आपकी जो लेग्स है वहां तक नहीं रहता, वो फिर मूव करके ऊपर भी आ जाता है, फेस पे भी देखा है। हाँ ये ना ये चीज इस पे भी देखी गई है, और जी, बड़ा रेयर होता है, लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन देखा गया है, ऐसा होता है बिल्कुल अपर लिम्स में देखा गया है, लेकिन रेयर है। अच्छा डॉक्टर समीना, अब बात हो रही है इसी हवाले से कि जब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वार्निंग साइंस आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो रही है, उसमें ज़ख्म भी बन रहे हैं और अल्सरेटिव कंडीशन हो गई है, अल्सर बन जाता है, एक सिम्टम है। ये लास्ट स्टेज में अल्सर्स बहुत बनते हैं पेशेंट को, और वो क्या होते हैं फिर वो ठीक भी नहीं होते हैं। अच्छा, वो ना डायग्नोज करना भी मुश्किल हो जाता है। समटाइम पेशेंट आता है तो वो बताता है कि मुझे ना वेरिकोज वेन्स हैं, लेकिन वो अल्सर का पेशेंट नजर आ रहा होता है, तो वो वेरिकोज वेन्स नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी हिस्ट्री ये होती है। यस सही। तो इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी, अगर अल्सरेटिव कंडीशंस हो जाती हैं या ज़ख्म बन गए हैं पेशेंट के, तो उसको होम्योपैथी कैसे डील करती है? क्या कोई लोकल एप्लीकेशंस की जा सकती हैं, या खाने के तौर पे हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, या ठीक हो भी जाता है कि नहीं होता, ये आप बताइए। जी बिल्कुल, अल्सर्स को हम भूल गए थे। अल्सर्स हो जाते हैं आपकी लास्ट स्टेज में वेरिकोज वेन में, और वो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है उठना बैठना। उसको ट्रीट करने के लिए हमारी होम्योपैथिक आपके साथ ही है, उसमें कैनेडोला को आप अप्लाई कर सकते हैं पानी में मिक्स करके, उससे आप वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा। उसके बाद इसको आपने ना क्लीन रखना है आपके जो अल्सर्स हैं, ताकि वो और कॉम्प्लिकेट ना होते जाएं। अच्छा, एक चीज और, जैसा बहुत ज्यादा तंग किस्म के पाजामाज वगैरह पहने जाते हैं, ट्राउजर्स पहने जाते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं इस चीज के लिए। ये जो टाइट आपकी क्लोथिंग है ना, ये आपकी जब वेरिकोज होती है तभी आपको अफेक्टेड करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। और अल्सर्स जो है वो तो लास्ट स्टेज में जाके हो रहे हैं, उसमें तो आप इसको ढांपोगे तब तो उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, वो तो आपको वैसे ही उसको ट्रीट करना है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपको वो चीजें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है। एग्जैक्टली, ये भी एक ट्रिगर है। यस, ये भी एक ट्रिगर है, क्योंकि अगर आपको अल्सरेशन स्टार्ट हो गई है, आप डायबिटिक हैं, तो आपके अल्सर्स ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल। अब पेशेंट्स क्या करते हैं कि आपको ये हिस्ट्री तो बता नहीं रहे हैं कि हमें ये वेन स्टार्ट हुई थी या शुगर भी है, और हमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो आपके पास एक अल्सर लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब बड़े अरसे से हम दवाइयाँ खा रही हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, दवाई लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा हो जाता है। यस, क्योंकि उसकी रीजन पीछे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमें बताती है कि वो वेरिकोज वेन का पेशेंट था, जिसकी वजह जिसकी स्टेजेस ज्यादा हुई, वेन्स रप्चर्स हुई, अल्सर्स हुए, अल्सर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते गए। सही। तो वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा, उसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा पेन आ रहा है, जैसे हाइपेरिकम भी हम उसमें दे सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा नर्व पे काम करेगी। कैलियम बहुत अच्छा काम करती है, कालीफॉस के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल, वो नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर ब्लीड हो जाता है तो मिलीफोलियम है, हीमामेलिस, अगर ब्लीडिंग भी बहुत हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक मुझे ना केस याद आ रहा है कि एक केस मेरे पास आया, उन्होंने इसी तरह से बताया कि वो जो है ना शॉपकीपर थे, उन्होंने बताया कि इस तरह वो खड़े रहने का काम है, और इस तरह से अचानक से उन्हें नहीं पता कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हुआ। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो लेग है उसमें से ब्लड एकदम से फव्वारे की तरह से निकल आया। ये चीज हुई। एक्चुअली वो वेरिकोज का प्रॉब्लम था, रप्चर हो गई, लेकिन उसको कभी नोटिस ही नहीं किया गया ना, नोटिस ही नहीं किया गया। जब वो प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी थे। तो देखें, हार्ट पेशेंट ब्लड थिनर की मेडिसिन लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो उनका ब्लड थिन हुआ, सर्कुलेशन ब्लड ज्यादा हुई, वो ज्यादा देर खड़े रहे, प्रेशर इंक्रीज हुआ और वो रप्चर हो गया। अब वहां पे उनको भी मुश्किल,
Exactly. डायग्नोज ये emergency condition हो गई ना? कंडीशन हो गई बिल्कुल। और डॉक्टर के लिए तो भी। बिल्कुल पेशेंट फेंट कर जाता है हाँ, ऐसी सूरत हाल में, बिल्कुल। और बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज इस तरह से बन जाती हैं। तो नोटिस करें जब भी कोई चीज़ नाज़रीन आप ऐसा देखें कि आपकी बॉडी पे अनयूजुअल हो रहा है, पहले ऐसे नहीं था और अब हो रहा है, तो उसको ऐसे ही ना छोड़ दें कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, जो कि हमारी पाकिस्तानी कौम का तरीक़ाकार है। ऐसा ना करें, बल्कि नोटिस करें, जान है तो जहान है, और सेहत से ज़्यादा कोई बड़ी नेमत नहीं है। तो यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि ये इस हवाले से बहुत सारी आपको जहाँ मालूमात दी और बहुत सारी मेडिसिन के हवाले से बताया, तो अब मैं चाहूँगी कि एक तो बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप कोई मैसेज देना चाहिए इस हवाले से, वेरिकोज वेन्स के हवाले से, कि हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि अपनी बॉडी से प्यार करें, उसको देखते रहा करें। जब आपको लगे कि कुछ ऐसा होने वाला है तो फौरी से पहले उसका नोटिस करें, अपने डॉक्टर को विज़िट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी सी डाइट खाएं, विटामिन सी, प्रोटीन लें और हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना, आपने हमें ज्वाइन किया इतनी वेलकम। शदीद गर्मी में, आपने हमारा साथ दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। डेफिनेटली ये तमाम नाज़रीन के लिए बहुत यूज़फुल होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।